कुछ तो जिससे राब्ता में आज की इस महफिल को खूबसूरत और बेहतरीन बनाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर के मशहूर व मारूफ शायर और गीतकार। मैं कहूंगी कि जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में मशहूर है और राजस्थान का सर्वोच्च कवि बिहारी कवि सम्मान इनको मिला हुआ है, जो कि बहुत बड़ा सम्मान होता है। और उसके बाद से इन्होंने ये फैसला किया कि अब कोई सम्मान ये नहीं लेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी शायर किसी अदीब के लिए कि ये कहना कि हम अब कोई सम्मान नहीं लेंगे। ये एक बेहतरीन शख्सियत और आला ज़र्फ वाले लोग ही कर सकते हैं। इनका शेर के मेरे अल्फाज ही पहचान बनेंगे मेरी, मेरे अल्फाज ही पहचान बनेंगे मेरी, मेरा चेहरा तो मेरे साथ चला जाएगा, मेरा चेहरा तो मेरे साथ चला जाएगा। और एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है। मैं चाहती हूँ कि इनकी शख्सियत को वो बड़ी ही खूबसूरती से भी बताता है, तो मैं इनके लिए पढ़ना चाहूंगी कि वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश कुमार सिंह साहिल। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम कुछ तो है तो उससे राब्ता में। शुक्रिया शाइस्ता, बहुत शुक्रिया। चलिए सामीन, तो इनसे हमारी बहुत सारी बातें होने वाली हैं आज, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आप लगातार बहुत सारी चीजें इनसे हमें सीखने को भी मिलेंगी। जी हाँ सामीन, तो चलिए, आपको सदर मोहतरम की हैसियत से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में बुलाया जाता है और आप सुनते हैं नौजवान नस्ल के जो शोरा हैं शायरी कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है उनके बारे में और उनकी शायरी पर? सबसे पहले तो ये अर्ज करूं मैं कि जब भी ऐसा होता है तो मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आती है, और वो इसलिए आती है कि मैं मुस्तहिक नहीं उस चीज़ का, डिजर्व नहीं करता मैं। और जब खास करके अपने सामने नौजवान नस्ल के शायरों को सुनता हूँ और जब उनको खुद से बेहतरीन, खुद से बेहतर और अच्छी और खूबसूरत शायरी करते सुनता हूँ तो वो शर्म और बढ़ जाती। मुझे कोई संकोच इस बात को कहने में नहीं है कि आने वाली नस्ल जो है, हमारे बाद की पीढ़ी जो है, वो हमसे बेहतरी की तरफ है और हमसे बेहतर शायरी कर रही है। ये सिर्फ आपका आला ज़र्फ है कि आप इस बात को कबूल नहीं करते हैं कि आपको सदर मोहतरम की हैसियत से बुलाया जाना सही नहीं है, और ये सामने वाले की नजर होती है, लेकिन नहीं, वो सफेद बाल देख करके बुला लेते हैं भाई। अच्छा, सियासत और बहुत सारी चीजों पर भी अदबी महफिलें हों, उनमें भी आप आते जाते रहते हैं, और आपकी फेसबुक वॉल से ही हमने ये कुछ अशार आपके लिए थे कि समझ न आई हमें सियासत, समझ न दौरे निजाम आया, समझ न आई हमें सियासत, समझ न दौरे निजाम आया, वो जिसकी ख्वाहिश थी जुस्तजू थी, कभी न क्यों वो मकाम आया, कहें उन्हें क्या बताओ यारो, अदब की शाइस्ता महफिलों में हुए हैं बूढ़े मगर नाप तक जिन्हें शहूरे कलाम आया। तो इस शेर जो आपको पढ़ा अदब की शाइस्ता महफिलों में और कलाम पढ़ने का शऊर नहीं आया, तो इसके बारे में आपको ये इस शेर को लिखने की क्या वजह और क्या सोच आपकी रही है? ये तो मेरे खुद के ऊपर कहा है मैंने, किसी और के लिए नहीं कहा है। इसके ऊपर कुछ आपके ख्यालात, क्या सोच आपकी रही होगी, हमारे सामीन के साथ आप शेयर करें। देखिए, इस बात का जो एक सीरियस नोट पे जवाब हो सकता है वो ये है कि शऊर का जिस्मानी उम्र से कोई बहुत बड़ा ताल्लुक है नहीं। मैंने कई बार बहुत कम उम्र लोगों को भी बहुत सेंसिबल, बहुत अच्छी बात करते सुना है, और कई बार बहुत उम्र दराज लोगों को भी बड़ी बचकानी बातें करते देखा है। तो ये तो शऊर है, अल्लाह ताला जिसे अदा कर दे आ जाता है। जी, और उर्दू शायरी जो कि दिनों दिन बढ़ रही है, चाहे आप जयपुर की, हम अपने जयपुर की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे शोरा हैं नौजवान नस्ल के भी कि वो बेहतरीन शायरी कर रहे हैं। तो आप उर्दू के मुस्तकबिल को इस लिहाज से किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि उर्दू जबान, और दूसरी बात है उर्दू रस्मुल खत। जी, तो उर्दू रस्मुल खत जो है वो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा खतरे में है, लेकिन जहाँ तक उर्दू ज़बान का सवाल है तो वो तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, और जी, कोई ताकत उसको दुनिया की कम नहीं कर सकती। और जैसे कि आपने बताया कि जैसे उर्दू के रस्मुल ख़त, तो इसको किस तरह से रिवाज दिया जा सकता है, इसको बढ़ाने के लिए, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए किस तरह से हम काम कर सकते हैं और रस्मुल ख़त को मज़ीद उसमें इजाफा कर सकते हैं कि लोग रस्मुल ख़त भी उर्दू में लिखें? नहीं, उसकी ज़रूरत अब रह नहीं गई है। दरअसल ये टेक्निकली इतना एडवांस एज हो गई है अब कि हर चीज़ के लिए हमारे पास इस तरह के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं,
जी। जहाँ हमें बहुत सीखने की कोई ज़रूरत रह नहीं जाती है। वो एक दौर था जब लोग जी। सीखा भी करते थे। लेकिन इसमें फिर मुझे खुद को नहीं गहराई आता, ये नहीं बात रही मैं यहाँ है। साफ करता चलूँ कि उर्दू का रस्मुल खत मुझे खुद भी नहीं आता है। लेकिन आप एक बेहतरीन उर्दू दां हैं, और उर्दू शायरी में हो या जबान हो, हर एक चीज में आपका अंदाज मुख्तलिफ और बेहतरीन है। नहीं देखिए, तो इसके पीछे क्या वजह रही है आपको? हाँ, मतलब वो उर्दू, अब मैं जब आप रस्मुल खत आपका उर्दू नहीं रहा है, तो किस तरह से आपका उर्दू से रिश्ता हुआ? उर्दू कोई रस्मुल खत है भी नहीं। उर्दू तो क्या है, कल्चर है बेसिकली। उर्दू किसी और देश से, किसी और मुल्क से हमारे यहाँ नहीं आई, खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। यहीं बनी, यहीं उसको पाल पोस करके और बड़ा किया गया। जी। और खूबसूरती यह है कि भारत की 9 भाषाओं से अलग अलग शब्द लेकर के इस ज़बान को बनाया गया। इसमें संस्कृत के शब्द भी हैं, इसमें ब्रज के भी हैं, इसमें तेलुगु के भी हैं, जी। इसमें पाली के भी हैं। तो इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन जब कोई बनता है तो जाहिर है कि फिर वो एवरलास्टिंग होता है। जी। और उर्दू बेसिकली एक कल्चर का नाम है, और वो कल्चर हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसको बहुत सूट करता है। ये जो अरबी फारसी बेस्ड जो चीज़ें हैं, जी। इनका पर्सनली मैं कोई बहुत लंबा भविष्य फ्यूचर देखता नहीं हूँ। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बहुत संस्कृत निष्ठ जो हिंदी है उसका भी कोई बहुत फ्यूचर नहीं है। ज़बानें बेसिकली क्या होता है, संप्रेषण का माध्यम है। अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुँचाएं, ज़बान बेसिकली ये काम करती है। तो आपकी बात ठीक से कन्वे हो रही है कि नहीं हो रही है, ये महत्वपूर्ण है। किस लिपि में आप उसको लिख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपका उर्दू ज़बान से रिश्ता किस तरह से जुड़ा? कैसे आपने शायरी लिखना शुरू किया? इस अपने सफ़र के बारे में, इस खूबसूरत सफ़र के बारे में आप हमारे सामीन को बताएं। वाई एक्सीडेंट, दुर्घटना में ऐसा हुआ है। मैं तो जी। आज भी अपने आप को शायर नहीं मानता, और मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं शेर वेर कहता हूँ। हाँ, मैं ये कहता हूँ आज भी कि मैं तुकबंदी करता हूँ, काफ़िया पैमाई करता हूँ, और बस उतना ही मेरी सलाहियत है। रहा सवाल इस बात का कि इस सफ़र की इब्तिदा कैसे हुई, तो मैंने अर्ज़ किया कि उर्दू एक कल्चर का नाम है, और उस कल्चर में जीने वाले कुछ लोग बल्कि मैं उनके कांटेक्ट में आया, और उनकी सरपरस्ती और उनका मार्गदर्शन मुझे मिला। और ये कहूँ कि मार मार के मुसलमान बनाया गया हूँ तो गलत नहीं होगा। तो उर्दू के साथ जब आपका रिश्ता जुड़ा, तो आपकी ज़िंदगी में आप अपने क्या बदलाव देखते हैं? बहुत बेहतरीन बदलाव मेरी ज़िंदगी में आए हैं। जी। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है, जी। मजहबी एतबार से चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है, सियासी एतबार से चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है, लोगों को देखने का नज़रिया बदला है। देखिए क्या होता है कि जो कुएं का मेंढक होता है, जाहिर है वो तो कुएं का मेंढक होता है। जी। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे अपने कुएं से, तो आप कैसे मालूम चलेगा कि बाहर भी कोई दुनिया है। बिल्कुल। और परिंदा तो घोंसले में रहने के लिए तो नहीं बना होता, परिंदा आसमान छूने के लिए बना होता है। भगवान ने जो पर उसको अता किए हैं, वो इसलिए नहीं अता किए कि वो ज़मीन पे आए, अपना दाना खाए और सो जाए। बिल्कुल। वो आसमान की हदों को नापे, यही परिंदों का काम है। बिल्कुल, यही एक शेर है कि ज़मी पर रहकर के आसमां देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। शकील आज़मी। जी। ये शेर मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो आपकी बात से याद आया। तो आप अपने आप को एक परिंदे की मानिंद मानते हैं? आज भी मैं सीख रहा हूँ, और मैंने कभी ये महसूस नहीं किया अपने आप को लेकर के मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ सीख चुका हूँ। एक लर्निंग का प्रोसेस है जिसमें मैं भी चल रहा हूँ। और बेहतरीन इंसान की बात अपने आप को कभी ये कबूल नहीं करता है, या ये नहीं कहता है कि मैं एक बेहतरीन शायर हूँ या अदीब हूँ। वो अपनी ज़बान से कभी इस बात को कबूल नहीं करता है, बल्कि दिल से भी कबूल नहीं करता है। नहीं, उसका कारण है शाइस्ता, उसका कारण ये है कि जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हम कुछ जान गए हैं, तो उस दिन के बाद हमारे जितने भी तरक्की के रास्ते हैं वो सब बंद हो जाते हैं, हम जवाल की तरफ चल पड़ते हैं। जी। अपने आप को एक विद्यार्थी, एक तालिबे इल्म बनाए रखने में ही फायदा है। बेशक। और जो नई नस्ल के लोग शायरी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है, चाहे वो किसी भी तरह की शायरी हो? मैं अक्सर जब भी उन लोगों के कांटेक्ट में आता हूँ तो मैं सभी एक बात कहता हूँ कि निश्चित रूप से शायर तो वो हमारी नस्ल से कहीं बढ़कर हैं, बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक बात जो है मैं उन तमाम दोस्तों से कहता हूँ, और इस माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि पहले वो अपनी लाइफ को फाइनेंशियली ठीक करें, अपने करियर पे ध्यान दें। जी। और वहाँ अगर वो फ्रंट उनका ठीक रहेगा तो जाहिर है कि फिर
ये अदबी खिदमात के लिए तो पूरी जिंदगी। और जैसे शायरी में आजकल तुकबंदी का भी रिवाज है और लोग कहते हैं कि ख्याल लिख रहे हैं, इसमें कोई कैद की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तो आपको क्या लगता है कि शायरी में क्या इल्म और रूज और पाबंदी जरूरी है या इसके बिना भी हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं? देखिए, मैं इसको हिंदी के हवाले से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जी। क्योंकि हिंदी कविता इस चीज का बड़ा शिकार हुई है कि वहाँ तुकांत कविता ने छांदस कविता को टेक ओवर कर लिया है। दो चीजें होती हैं, एक होता है शिल्प, एक होता है कथ्य। जी। एक होता है मफहूम, एक है इल्म रूज। अब इन दोनों में फर्क क्या है? मफहूम जो है वो एक सुंदर लड़की है और इल्म जो है रूज का और तमाम चीजों का वो उसके जेवरात हैं। तो उसके जेवर कितने भी खूबसूरत हों अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर मफहूम अच्छा है, लड़की खूबसूरत है, तो जेवर थोड़े हल्के भी हों तो बुरा नहीं लगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर पोइट्री करनी है, शायरी करनी है, तो जिस भी सिन्फ में, जिस भी विधा में हम शेर कहना चाह रहे हैं, तो उसका जो एक फॉर्मुलेशन का जो माध्यम है उसको हमें सीख लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। और मैं तो जब भी हिंदी वाले दोस्तों के दरमियान होता हूँ तो ये बात कहता हूँ उनसे भी कि पहले छंद को समझ लो, फिर उसके बाद तय कर लेना कि अपने आप को छांदस कविताओं में अभिव्यक्त करना है या अतुकांत और मुक्त छंद की कविता। ये तुम्हारा अपना नजरिया हो सकता है। जी, चलिए अब हम चाहते हैं कि हमारे सामीन के लिए अब आप आए हैं और आपसे गज़ल नहीं सुनी जाए तो ये बड़ा हमारे लिए भी मुनासिब नहीं होगा, और हम चाहते हैं कि हमारे सामीन लुत्फ़ अंदोज़ हों आपके ज़बान व बयान से, आपकी खूबसूरत सी गज़ल लबो लहजा। तो हम चाहते हैं कि एक आध गज़ल अगर आप तरन्नुम से। है ये धोखा तो मेरे साथ चला जाएगा, है ये धोखा तो मेरे साथ चला जाएगा, तेरा वादा तो मेरे साथ चला जाएगा, वक्त पड़ने पे कोई साथ खड़ा मिलता है, क्या वक्त पड़ने पे कोई साथ खड़ा मिलता है, ये भरोसा तो मेरे साथ चला जाएगा। वाह, क्या कहने। ये जमाने की हंसियों ही रहेगी कायम, ये जमाने की हंसियों ही रहेगी कायम, मेरा रोना तो मेरे साथ चला जाएगा। क्या कहने, वाह। ये जमाने की हंसियों ही रहेगी कायम, मेरा रोना तो मेरे साथ चला जाएगा, मेरे अल्फाज ही पहचान बनेंगे मेरी, क्या खूबसूरत, मेरे अल्फाज ही पहचान बनेंगे मेरी, ये मेरा चेहरा तो मेरे साथ चला जाएगा। बहुत खूबसूरत। मेरे अल्फाज ही पहचान बनेंगे मेरी, मेरा चेहरा तो मेरे साथ चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गज़ल, बहुत खूबसूरत अंदाज और बेहतरीन तरन्नुम के साथ सामीन अभी आप समाअत कर रहे थे लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब की गज़ल। और चलते चलते इनसे एक और सवाल मैं करना चाहूंगी कि तो मेरा सवाल आपसे ये है कि राजस्थान में उर्दू को फरोग देने के लिए क्या किया जा रहा है और क्या हम कर सकते हैं? देखिए, किसी भी जबान के फरोग के लिए दो चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं, पहला वहाँ की हुकूमत, दूसरा वहाँ का अवाम। जी, दोनों मिलके जब काम करते हैं तभी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे दुख है इस बात को कहते हुए कि राजस्थान में जो हमारी उर्दू अकादमी है उसका जो बजट यहाँ की हुकूमत ने तय कर रखा है वो बहुत कम है जी। उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरा, मुझे अवाम से भी ये कहना है कि उर्दू की सरपरस्ती के लिए माशरे को भी आगे आना चाहिए जी।
बहुत खूबसूरत बात आपने कही है और उम्मीद करते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो के जरिए ये बात सभी सामीन के पास पहुंचेगी। तो सामीन, ये थे लोकेश कुमार सिंह साहिल, जिनसे हमने गुफ्तगू की, जाना बहुत सारी बातों को और हमारे इल्म में भी इजाफा हुआ और मैं समझती हूँ कि आपके भी इल्म में इजाफा हुआ होगा। ऐसी शख्सियत होती है कि जिनसे अगर आप पास बैठें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। किताबों के बजाय अगर आप इनके पास भी बैठ जाएं तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है, चाहे वो अदब हो, इल्म हो या भी जिंदगी जीने का फन भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया।